नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पढ़ रहे थे यूपीएससी 2024 के लिए मध्यकालीन भारत इतिहास पढ़ रहे थे। हमारे चैनल का नाम क्या है? केवल एग्जाम। इस पे हम केवल और केवल जो एग्जाम में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाली इंफॉर्मेशन आती है उसको पढ़ते हैं। अदरवाइज और कोई भी इस पे बहसबाजी नहीं होती। ये हमारे एग्जाम का लोगो है, सॉरी, चैनल का लोगो है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। हमने कल की क्लास में क्या देख लिया था? मध्यकालीन भारत के बारे में देख लिया था, कुछ उसके डिफरेंस देख लिए थे, कुछ वंश पढ़ लिए थे। पूर्वी वंश में क्या थे? पाल थे, और पूर्व में देखेंगे पाल और सेन थे। उसके बाद देखेंगे हम पश्चिम की ओर आए थे, उस पश्चिम में हमको क्या क्या मिला था? हमको राजपूत मिल गया था। राजपूत में भी देखेंगे गुज्जर प्रतिहार पढ़ लिया था हमने। फिर जो जो राजवंश थे और कैसे कैसे, मतलब उनके बगल जो स्थान थे वो क्या थे वो देख लिया था। फिर जिजाक भुक्ति वाले जो चंदेल थे, जिजाक भुक्ति को वर्तमान में बुंदेलखंड कहते हैं, आपको पता है ये। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ हमने गढ़वाल वंश देख लिया। फिर हमने गुजरात के चालुक्य को देख लिया। भीम प्रथम ने जो विक्रमशिला बनवाया था उसको देख लिया। जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर देख लिया था। हाँ, मालवा वंश देख लिया था। अब आज जो हमें प्रारंभ करना था, सीधा खोलते हैं। हाँ, आज हमें प्रारंभ जो करना है उसका नाम है राष्ट्रकूट वंश के बारे में प्रारंभ करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। साथ ही साथ चलिए इस प्रारंभ करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट कौन थे? जो चालुक्य थे, इनसे पहले जो यहाँ शासन करते थे, चालुक्य के सामंत होते थे। इसकी स्थापना किसने की थी? बंती दुर्ग ने की थी। जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना बंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी? कन्नड़ थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी? कन्नड़ थी। राजधानी मनखेल यानी कि गुलबार्ग कर्नाटक में थी। दुंती दर्ग ने मालवा पर अभियान किया। किसने किया? मालवा पर अभियान किया और हिरण गर्भदान यज्ञ किया। तो पूछेगा हिरण गर्भदान यज्ञ किसने किया था? तो दुंती दुर्ग ने किया था, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण राष्ट्रकूट में कराया था। ये आप जब आर्ट एंड कल्चर पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा। कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर पूछा जाएगा किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। फिर ये ध्रुवी त्रिपक्षी संघर्ष में भागीदार करने वाले प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे। जो कन्नौज में त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और ये सब आए थे, तो त्रिपक्षी संघर्ष में उसमें ये प्रथम राष्ट्रकूट थे। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रकूट शासन अमोघ वर्षन ने वीर नारायण की उपाधि धारण की। पूछेगा कि राष्ट्रकूटों में कौन से शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी? तो वो अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। कन्नड़ भाषा में क्यों की? क्योंकि यह राज्य की भाषा हुआ करती थी। प्रश्नोत्तर मलिक नामक नीति ग्रंथ की रचना की। किसकी? प्रश्नोत्तर मलिक नामक नीति ग्रंथ की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने की। राष्ट्रकूल के राष्ट्रकूट काल के अन्य ग्रंथ थे, जिनमें सेन का आदि पुराण, शाकटायन और अमोघ वृत्त तथा महावीराचार्य का जो गणित सार संग्रह था वो इसमें उपस्थित था। फिर देखेंगे कि इंद्र तृतीय के समय अलम सूदी भारत आया। कौन आया? तृतीय इंद्र तृतीय के समय कौन आया? अलम सूदी भारत आया। तक्कोल अलम की लड़ाई में, यानी कि तक्कोल अलम की लड़ाई कब हुई थी? 949 ईस्वी में। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम ने भाग लिया, जिसमें चोल शासक पराजित हुआ। याद रखिएगा प्रश्न जो आया था उसमें आया था, लिख दिया कि चोल शासक विजय हुए, जो कि गलत था। राष्ट्रकूटों की जो लड़ाई हुई थी कृष्ण तृतीय के शासनकाल में, उसमें चोल शासक जो परांतक प्रस्थ था वह हार गया था। प्रश्न बनेगा कि जो चोल शासक परांतक प्रथम था वह कृष्ण तृतीय से जीत गया था, जो कि गलत रहेगा। बल्कि कृष्ण तृतीय जो तृतीय था वो परांतक फर्स्ट को हरा दिया था। पुत्र इनके दरबार में रहते थे, जिन्हें शांति पुराण की रचना की।
तो पौत्र जो इनके दरबार में रहते थे उन्होंने शांति पुराण की रचना की। कर्क तृतीय और तैलप द्वितीय ने पराजित किया और उत्तरवर्ती चालुक्यों की स्थापना की। तो उत्तरवर्ती चालुक्य की स्थापना किसे हुई? उनकी स्थापना करने वाले कर्क तृतीय और तैलप द्वितीय थे। अब उत्तरवर्ती चोल शासक के बारे में देख लेते हैं। कल्याणी के चोल भी इसे कहा जाता है। विक्रांता देव चरित्र के रचयिता विल्हड़ कृष्ण विक्रांत द्वितीय श्रेष्ठम यानी छठवें के दरबार कवि थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर इनके मंत्री थे। ये प्रश्न आया कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो मिताक्षरा के जो लेखक थे वो आप देखेंगे विज्ञानेश्वर थे। याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक थे। और मिताक्षरा किस दरबार से संबंधित है? वो चालुक्यों के दरबार से संबंधित है। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 1076 ईस्वी में विक्रम संवत प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, विक्रम संवत जो अपने राज्यारोहण में विक्रमादित्य ने 1076 में प्रारंभ किया था। अब उसके आगे देखते हैं। वेंगई के पूर्वक चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। वेंगई के पूर्व चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। अब हम देखने जा रहे हैं चोल साम्राज्य को देखने जा रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि चोल साम्राज्य से बहुत ही उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी, उसमें ग्रामीण प्रशासन, ये सब प्रश्न काफी बनते हैं। चोल पल्लव के सामंत थे। चोल किसके सामंत थे? पल्लव के सामंत थे। इनका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? अभिलेखों से जाना जाता है, जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। ये जो आप भाषाएं पढ़ रहे हैं, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो हमारी जो शास्त्रीय भाषा है वो सारी भाषाओं में इसमें है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाते, और ये वंश भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा, विजयालय ने क्या की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अरमोली वर्मन यानी कि राजराज प्रथम ने पांड्य, चेर तथा श्रीलंका के गठबंधन को पराजित किया। यानी कि 3 लोग का गठबंधन था जिसमें पांड्य, चेर और श्रीलंका थे। उनको कौन पराजित किया? उसको राजराज प्रथम, जो कॉमन नाम लिख के आता है राजराज प्रथम आता है, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है? अरमोली वर्मन है। अरमोली वर्मन ने श्रीलंका को पराजित किया, चेर को पराजित किया और पांड्य को पराजित किया। वह श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर लंका का उत्तरी क्षेत्र जीतकर मुंडी चोल मंडलम की स्थापना की। इसने क्या किया कि मान लीजिए हम एक श्रीलंका को ड्रॉ करें वर्तमान में, वो कुछ ऐसा है वो। तो राजराज प्रथम यानी कि अरमोली वर्मन ने उत्तरी भाग जो श्रीलंका का ये वाला भाग था, इसको जीत लिया था। जीत के यहाँ मुंडई चोल मंडलम की स्थापना की थी। ये याद हो गया आपको? अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये एक रिवीजन क्लास है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास। इसमें समझाने वाला कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं बनाएंगे, लिखा है उसको पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उसको समझाएंगे कि आपका रिवीजन हो सके। अब है, राजराज ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की स्थापना सहायता से विजय प्राप्त की। तो राजराज ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त की। ये प्रश्न वर्तमान में क्यों बन सकता है कि मालदीव काफी चर्चा में, आप जान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वह काफी चर्चा में आ गया था। तो हो सकता है कुछ इतिहास से प्रश्न बना दे कि राजराज जो प्रथम थे उन्होंने मालदीव पर अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन किया था। यह प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि की मपाई कराई। ये प्रश्न आ चुका है पहले भी और अब भी आएगा कि वह शासक, चोल शासक जिसने भूमि की मपाई की थी या भूमि को माप किया था, वह था राजराज प्रथम था। अपने जीवन काल में अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया था। यह प्रश्न जो आया था वो स्टेटमेंट रूप में यूपीएससी में आया था इससे पहले, जिसमें बोला गया था कि जो राजराज प्रथम था उसने अपने पुत्र अपनी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने उसके सम्राट को ले लिया था, जो कि गलत था। जो राजराज प्रथम था उसने राजेंद्र प्रथम को अपने मृत्यु से पहले ही साम्राज्य को अपना सम्राट घोषित कर दिया था।
राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। श्रीलंका पर के उत्तरी भाग को विजय करने वाले कौन थे? वो राजराज प्रथम थे। लेकिन जब पहली वहां कोई एंट्री कर गया और एंट्री करके उनके पिताजी ने यहाँ ऊपर का साम्राज्य जीत लिया, तो उनके बेटे ने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। ध्यान रखिएगा, राज प्रथम जो थे उन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? पूरी श्रीलंका को जीत लिया था। आपको अब ये याद रहना चाहिए क्योंकि अक्सर जो है कंफ्यूजन होती है। अब 1022 ईस्वी में गंगा का अभियान किया। इसने राजेंद्र प्रथम ने गंगा का अभियान किया। पाल शासक महिपाल को पराजित किया। जब हम लोग इससे पहले वीडियो में पाल वंश को पढ़ रहे तो हम बताए थे ना आपको कि महिपाल को पराजित करने वाला राजेंद्र था। राजेंद्र ने ही गंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की, क्योंकि उसने गंगा पर अभियान किया था, इसलिए उस जो उपाधि धारण की थी वो गंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। और इस उपलक्ष्य में आकर उसने ये देखिए गंगई कोट चोलपुरम की उपाधि जो है ली थी, साथ ही नामक नगर की स्थापना की और गंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की। अब उसके आगे देखते हैं। उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया। देखिए जो पाल राजा था, महिपाल था, वो कहाँ था? वह बंगाल में था, उत्तरी बंगाल। उत्तरी के शासन में जब हम तो पूर्वी शासन देखेंगे तो वहां पर तो ही वंश थे। हाँ, वो पूर्व मध्यकाल में पहला पाल शासक था, दूसरे सेन था। पाल शासक का जो था वह महिपाल, वह हार गया था राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र प्रथम ने वहां गंगई चोलपुरम की राजधानी तक की उपाधि धारण की और एक जिला बसाया, नगर बसाया, साथ ही वहां पर चोल झील भी स्थापित कर दी। हम उसके आगे देखेंगे। उसने दक्षिणी पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। कहाँ किया? दक्षिण पूर्व एशिया में। इसमें आप देखेंगे कि इंडोनेशिया, जावा, ये सब में क्या हुआ था? उसने अपना सैन्य अभियान किया था। उसने शैलेंद्र शासक श्री संग्राम विजय तुंग को पराजित करके कडाहल यानी कडारम का अधिकार कर लिया और कडाकोंडा की उपाधि धारण की। यह राज्य के अंतर्गत मलय, जावा, सुमात्रा आदि आते। वही जो मैं बता रहा था आपको कि जो राजेंद्र प्रथम था उसने जो है पूरा दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान किया और अभियान के दौरान जो अपनी उपाधि धारण की उसे कडारकोंडा कहा जाता है। अब है कुलिंतुक प्रथम चोल और चालुक्य रक्त मिश्रित था। मतलब कि रक्त मिश्रित मतलब कि इनका विवाह संबंध के उपरांत जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसे कुलिंतुक प्रथम कहते हैं। इसने भूमि की 2 बार मपाई की। क्या की थी? इसने भूमि की 2 बार मपाई की थी। वहीं राजराज प्रथम ने भूमि की मपाई को चोल वंश में प्रारंभ किया। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। भूमि की मपाई का प्रारंभ किसने कराया? राजराज प्रथम ने। भूमि की 2 बार मपाई किसने कराई? वह कुलिंतुक प्रथम ने करवाई। भूमि के माप के लिए अपने पैर की छाप दी। इसने कैसे नपवाई? पैर के दम पर नपवाई। जो पैर का जो छाप होता है उससे इसने भूमि की मपाई कराई। अब है राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल वंश की स्थापना राजराज प्रथम ने की। उसका बेटा चोल वंश की स्थापना किसने की? राजराज प्रथम ने की। उसने क्या किया? आधा श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका जीता। फिर आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका जीता। साथ ही साथ उसने दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी अभियान किया। फिर उसके बाद कुलिंतुक प्रथम आता है। कुलिंतुक प्रथम ने क्या किया था? भूमि की मपाई कराई 2 बार और मपाई का पैमाना जो रखा अपने पैर को रखा। फिर आता है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम जो था वह चोल वंश का अंतिम शासक नहीं था। अब आता है चोलकालीन प्रशासन। देखिए मैंने कहा था ये जो चोल है ये इनके प्रशासन ऐसा था कि अपने आप जो है एक विषय बन जाता है चर्चा का। तो यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं। शासन प्रबंध चोल सम्राट द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय वरीयतम भी किया। मतलब कि उसने जो क्या किया था? सेंट्रल को बहुत मजबूत बनाया, केंद्र पे बहुत ज्यादा शक्ति केंद्र को दी, लेकिन उसके साथ साथ उन शक्तियों का उचित क्रियान्वयन जनता के हित में हो सके तो उसने स्थानीय शासन को भी रखा। जो वर्तमान में आप 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से देखते हैं कि राज्य ने अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए क्या किया? कुछ स्थानीय शक्तियों को भी वो
अपने शासन में भागीदार बनाया, वैसे ही चोल साम्राज्य ने किया था। इसलिए पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इतिहास में किस शासनकाल को जाना जाता है? चोल वंश को जाना जाता है। सम्राट का पद कैसा था? वंशानुगत था, आपको याद होना चाहिए। सम्राट की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। देखिए यहाँ जो राजा था वह जो है आप देखेंगे दैवीकरण से प्रभावित था, राजत्व के सिद्धांत से प्रभावित था, मतलब खुद को वह भगवान समझने जैसे प्रेरित हुआ करता था। यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये जब आप मुगल काल में एंट्री गुलाम वंश में एंट्री करेंगे तो वहाँ बलबन के द्वारा ये देखने को मिलेगा। चोलों से पूर्व कुषाण साम्राज्य की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी जो रोम प्रथा को ग्रहण करती थी। देखिए मंदिरों में राजाओं की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करना ये रोम साम्राज्य की प्रथा थी। और इससे पहले चोल वंश से पहले कुषाणों की भी प्रतिमा रहती थी, वो भी कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित थे। तो याद रखिएगा ऐसे राजवंश जिनके राजाओं की मूर्ति क्योंकि पूजा की जाती थी, उसमें पहला कौन था? कुषाण थे। द्वितीय देखेंगे तो चोल थे। अब चोलों ने अश्व, गज व पैदल सेना के साथ साथ नौसेना का भी गठन किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों पे शासन करने के लिए आपके पास एक अच्छी नौसेना होना चाहिए। इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पे अपने विजय का डंका जलाया था। अब आ रहा है चोल प्रशासन का विस्तार तथा जटिल नौकरशाही से संचालित होता था। उसे वर्तमान में भी आप देखते हैं ठीक उसी प्रकार। उच्च श्रेणी के अधिकारी को पुरुंद्रम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को शिरुंद्रम कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो दोनों नाम पूछ लेगा, ये दोनों नाम जो पूछेगा किससे संबंधित है? तो चोल वंश की नौकरशाही से संबंधित है। पुरुंद्रम यानी कि जो उच्च अधिकारी होता था और शिरुंद्रम यानी कि जो निम्न अधिकारी हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट नाम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो यूपीएससी का प्रचलन देखा जाता है वो सिर्फ नाम दे देगा और पूछेगा ये किससे संबंधित थे। ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है और यूपी पीसीएस में भी ये चल रहा है कि एक नाम दे देगा आपको, पूछेगा ये किस चीज संबंधित है। तो चोल वंश के दो अधिकारियों का नाम याद रखिएगा, पुरंदरम और शिवरंद्रम याद रखिएगा। पुरंदरम जो उच्च अधिकारी था और शिवरंद्रम जो निम्न अधिकारी था। अब है साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में होता था। साम्राज्य का विभाजन कैसे होता था? प्रांतों में। आज भी देखेंगे तो जो हमारा केंद्रीय शासन है वो कैसे प्रदेशों में शासन को बांटता है। उस समय वर्तमान में जो प्रदेश है उस समय वो क्या होता था? प्रांत कहलाता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था जिन पर राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे। ये एक प्रकार से होता ना, तुमको जाओ मैंने वो सूबा दे दिया, तुमको मैंने वो जगह दी, तुम उसमें शासन संभालो। तो वैसे ही वहां पर राज्य परिवार चलता था। और याद रखिएगा प्रांतों को यहाँ पर मंडलम कहा जाते थे। मंडलम जिला वही मतलब वलनाडु, कुंडम, नाडु, कुर्रम। कुर्रम गांव का समूह होता था और उर मतलब ग्राम होता था। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये बहुत अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए। ये शब्दावली प्रश्न में जरूर आती है। पूछेगा उर मतलब क्या था? उर मतलब ग्राम था। मंडलम जिला, वलनाडु, नाडु, कुर्रम। कुर्रम किसे कहते थे? गांव का समूह। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्थान पे कई छोटे छोटे गांव बन जाए और उनका एक समूह बन जाए तो क्या कहलाएगा? वो कुर्रम कहलाएगा। और एक पर्टिकुलर एक गांव क्या कहलाएगा? उस गांव को उर कहा जाएगा। जिला को क्या कहेंगे? मंडल। जिला को मंडलम कहेंगे। अब आ गया राजस्व प्रशासन। जो चोल वंश था वो कैसे अपनी मुद्राओं को ग्रहण करता है या उसके जो इनकम के सोर्स क्या क्या थे। भू राजस्व कर को कंडमाप या कडिलम कहा जाता था जो कुल उपज का 1/3% था। ध्यान रखिएगा चोल वंश में जो भू राजस्व लिया जाता था उपज का, वो 1/3% लिया जाता था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का शासन देखेंगे तो वो 50% तक हो जाता है। अब है भूमि मापकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। जैसे जिसके पास जितनी भूमि उसको उतना भू राजस्व देना पड़ता था। अब स्थानीय स्वायत्त शासन देख लेते हैं जो चोलों की सबसे मुख्य विशेषता थी। चोलों के यहाँ स्थानीय स्वायत्तता शासन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। यद्यपि यहाँ
पल्लव पांड्य के समय भी चल रहा था। मतलब प्रश्न आएगा कि सिर्फ इनके ही शासन, चोल के शासन काल में ही ग्रामीण प्रशासन था, जो कि गलत था, या पल्लव और पांड्य के समय भी चलता रहा था। अब ग्राम प्रशासन देख लेते। ग्राम प्रशासन के स्ट्रक्चर कहता था। चोल शासक के उल्लेखनीय विशेषताएं उनकी ग्रामीण स्वशासन पद्धति थी। ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी। उरह, यह सामान्य गांव में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। फिर सभा या महासभा। सभा या महासभा या अग्रग्रहण यानी ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले ग्रामों को होती थी। जो अग्रहार होता था वो क्या होता था, एक भूमि का टुकड़ा होता था जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसमें वरियाम कहते थे। समिति के सदस्य का चुनाव कैसे होता था, लॉटरी पद्धति से किया जाता था। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार, ये ध्यान रखिएगा, उस समय जो ग्रामीण प्रशासन था वहां जो समितियां काम करती थी उनका चुनाव कैसा होता था, लॉटरी सिस्टम से होता था। अब इसमें कुछ वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी। पहला देखेंगे आप, तोड़ वरियम ये थी उद्यान समिति थी। एरीवारियम ये तालाब समिति थी। पूर्ण वरियम ये मुद्रा विनिमय के संबंधित थी। देखिए याद क्यों करिएगा, क्योंकि ऐसे ही 3 नाम दिए जाएंगे इधर और 3 मैचिंग में दिया जाएगा। आपने 2023 और 22 के यूपीएससी में देख लिया है, पूछ लेता है उपरोक्त एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, सभी सही है। अब केवल एक सही है ऐसा कुछ मतलब कि वो नहीं होता था कि ये सही है कि 2 सही केवल 2। याद रखिएगा ये इस तरह के 3 नाम आएंगे और पूछ लिया जाएगा उसमें। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि तोड़वरियम उद्यम समिति थी, एरीवरियम तालाब समिति थी, पोनवरियम किसकी थी, वो मुद्रा विनियमन से संबंधित थी। पोनवरियम मैंने पौंड, तो पौंड था ना डॉलर को, उससे ध्यान रख लीजिएगा। ग्रामीण प्रशासन को उसके कार्य में सहायता देने के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों का वर्ग आयगार कहलाता था। याद रखिएगा, जो ग्राम प्रशासन को कार्य के संचालन में कि आज यहाँ ये तालाब खोदना है या कोई कार्य, जो भी कार्य होते थे उनकी सहायता के लिए वेतन भोगी लोग होते थे जिनको वेतन मिलता था। उन वेतन कर्मचारियों क्या कहता था, आयगार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आयगार कहा जाता था। अब चोलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में देख लीजिए। भूमि को 3 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण दे, देवदान और शाल भोग। कृषि को याद रखिएगा, चोल वंश में जो भूमि को बंटवारा था 3 भाग में था, एक ब्राह्मण दे, दूसरा देवदान, तीसरा शाल भोग। कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी, जिसमें राज्य सरकारों के अलावा मंदिरों तथा व्यक्तिगत प्रयासों की भी भूमिका होती थी। केवल सिंचाई के लिए जो पानी उपलब्ध कराया था वह केवल राज्य सरकार के माध्यम से नहीं, वह मंदिरों और व्यक्तिगत प्रयासों से भी होता था। अब सिंचाई पर कर लगता था भाई, उस समय, वर्तमान में नहीं लगता, लेकिन उस समय सभी जो साम्राज्य देखेंगे, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, और मेडुअल में देखेंगे कि आप सिंचाई में सभी जगह कर लगता था। कुछ लोगों को इस करों से छूट मिलती थी जो सेवा निधि के रूप में जानी जाती थी। बढ़ई, सुनहार, लोहार, धोबी आदि के व्यावसायिक समुदाय थे जिन्हें कलनेन कहा जाता था। मानक सिक्के कलजू या कल्याणजू कहा जाता था। उत्तम चोलों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। जो उत्तम चोलों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, उत्तम चोल या सुंदर चोल या परांतक द्वितीय। यहाँ तक सीधा प्रश्न आएगा कि सोने के सिक्के किसने जारी किए, आंसर रहेगा परांतक द्वितीय ने जारी किए। चोल काल में मंदिर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ये मंदिर बैंकिंग का कार्य करते थे। इसको आप वर्तमान में देखेंगे, जो वो दक्षिण के बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती, वो पूरा एक मंदिर के अंदर ही पूरा एक नगर बसा होता है, जिसमें फूल के, खाने पीने की सारी गतिविधियां, सारी आर्थिक गतिविधियां वहां होती हैं। तो उस समय तो बैंक था नहीं, तो सब लोग अपना धन किस में रखते थे, मंदिरों में भी रखते थे। अब 1 मिनट पानी पी लिया जाए। चलिए अब देख लेते हैं
कि चोलकालीन समाज क्या था। चोलकालीन समाज में स्पष्ट रूप से चतुर्वर्ग व्यवस्था नहीं थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं, जो आपको उत्तर की ओर देखने को मिलेगी, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, तो वहां चोलकालीन साम्राज्य में ऐसा नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा हुआ था। ये पद्धति आप वर्तमान में देखेंगे तो दक्षिण भारत में दो वर्ग गिने जाते, एक ब्राह्मण और दूसरे गैर ब्राह्मण। वहां पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। गैर ब्राह्मण समाज का विभाजन दो प्रकार से था। जो गैर ब्राह्मण समाज था उनका विभाजन कैसा था, वह दो भागों में था। पहले भाग को हम क्या कहते हैं, वलंगन यानी कि विष्णु पूजा, कृषि उत्पाद से जुड़े थे, विशेषाधिकार युक्त थे और ब्राह्मणों का समर्थन मिलता था। इनको किसका समर्थन मिलता था, वो ब्राह्मणों को समर्थन मिलता था। उसे वलंगु यानी विष्णु पूजा वाले कहते थे। फिर इलंगु क्या कहते थे, वो शिव पूजा थे। कमाल जाति अपनी आर्थिक उपयोगिता के कारण सम्मानजनक स्थान पाते थे। सिर्फ याद रखिएगा, वलंगे जो थे वो विष्णु पूजा के थे और इलंगे किससे थे, वो आपको शिव पूजा से मिलेंगे। और ये चोलकालीन सामाजिक व्यवस्था के भाग थे। उसके बाद आप देखेंगे मणिग्रामम, नाना देशिक, वलंजियार, वलंग, इलंग इत्यादि व्यापारियों का संघ था। ये कैसा था, मणिग्रामम पूछा जा चुका है कि मणिग्रामम क्या था, तो ये व्यापारियों का एक समूह था। तो इसमें और भी नाम थे, नाना देशी, वलंजियार, वलेंग, इलेंग इत्यादि क्या थे, व्यापारियों के संघ थे। इसमें सबसे प्रमुख जो थे नाना देशिस थे। कौन थे, नाना देशित थे, जो अपने उद्यम के लिए विश्वविख्यात थे। दास प्रथा थी, किंतु बड़े पैमाने पर दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। यानी कि दास प्रथा थी, जो लोग घर में काम करते थे, लेकिन इसका इस तरह का जो समाजीकरण नहीं किया गया जो उत्तर में देखने को मिलता है। अब है सती प्रथा, वह बहु विधवा का प्रथा मौजूद थी, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। सती प्रथा थी, बहु विवाह का प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। आज भी देखेंगे तो साउथ की मूवी में कई जगह जो हीरोइनों का रोल रहता है वो सबसे मुख्य रहता है। आज भी देखेंगे साउथ के जो लोग होते हैं वह जब स्टडी के मामले में सामने आते हैं तो वहां पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो उसका जो वर्तमान जो आप स्वरूप देख रहे हैं इतिहास से प्रभावित है, वहां इसलिए पर्दा प्रथा नहीं है। अब समकालीन नए राज देख लेते हैं। उस वक्त मतलब कि चोल की वजह कौन कौन से और नए राज थे। मदुरै के पांड्य थे। चोल राज का अंतिम विलय इसी राज्य में हो गया था। मरवान सुंदरम पांड के अधीन पांड्य सत्ता का उत्कर्ष हुआ। मरवर्मन कलेश्वरम वर्मन एक प्रमुख शासक था। अब द्वार समुद्र के होयसल देख लेते हैं। संस्थापक विष्णुवर्धन थे। वीर वल्लार द्वितीय के समय यह राज्य शक्तिशाली हुआ। अब वारंगल का काकतीय वंश देख लेते हैं। संस्थापक कौन था, पोल राज द्वितीय था। इसी वंश की शासिका रुद्रिमा थी। तो रुद्रिमा पूछा गया था पेपर में कि रुद्रिमा कौन थी, तो वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित थी। अब देवगिरी के यादव देख लेते हैं। यादव वंश संस्थापक कौन थे, भिल्लान थे। बस अब नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व की राजनीतिक स्थिति क्या थी। यानी कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी दिल्ली सल्तनत से पहले वो क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं। अरबों का सिंध पर आक्रमण होता था, आपको पता है। अरब पहले मुसलमानी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जो अरब की तरफ से जो मुसलमानों तरफ आक्रमण सबसे पहले अरब देश से मुसलमानों ने आक्रमण किया, उसके बारे में चचनामा से अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है, चचनामा से मिलती है। अब उसके बाद देखेंगे प्रथम अरब आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने नामक स्थान पे हुआ था, जो असफल हुआ था। यानी कि प्रथम आक्रमण जो देखेंगे वह जो 636 में हुआ था वह असफल हुआ था, लेकिन फिर मीर कासिम जैसे लोगों का आक्रमण होता है वह जो है आप देखेंगे वह मोहम्मद बिन कासिम लोग का वह सफल हो जाता है। अब 712 ईस्वी में
रावण के समुद्र युद्ध से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। सबसे पहले उसने भट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपना अधीन करना चाहा। तो उसने सबसे पहले 712 ईस्वी में क्या किया, सफल जो आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन कासिम था, उसने देवल बंदरगाह को अपने अधीन करने का प्रयास किया। अब है सिंध का शासन दाहिर था। सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। उसकी राजधानी एलोरा थी। अरबों ने शून्य का ज्ञान भारतीयों से लेकर यूरोप पहुंचाया। जो भारत में शून्य का ज्ञान था वह अरब कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको डायग्राम के रूप में बताना चाहता हूँ। तो डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सोच लीजिए हमारा छोटा सा भारत, बड़ा सा भारत, फिर ये आ जाता है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ईरान खाड़ी, ऐसे करके करते हुए पूरा आप समझ लीजिए ये पूरा मिडिल ईस्ट हो गया। तो यहाँ से क्या होता था, अरब लोग यहाँ आते थे, व्यापार करते थे और आक्रमण करते थे। अधिकतर व्यापार तो आप शुरू से देख रहे व्यापार होता था। तो यहाँ शून्य का ज्ञान होता था। जो अरब लोग यहाँ से व्यापार करके जाते थे वो यहाँ तो व्यापार करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, फिर वहां से वो यूरोप में पूरा इंडियन सामान पहुंचाते थे। तो ये मतलब एक प्रकार से क्या थे, ये एक प्रकार से जो सामान को ले जाने वाले हुआ करते थे। एक व्यापारी, एक काफिला होता था इनका। तो इन्होंने जो ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया था वो धीरे से शून्य का ज्ञान यहाँ से जो अरब व्यापारी प्राप्त किए। फिर वो अरब व्यापारी जब यूरोप में अपना सामान बेचने गए तो क्या हुआ, उन्होंने वहां शून्य के ज्ञान को प्रभावित मतलब कि प्रचलित किया। यही वो बताना चाह रहा है। अब इसको हल्का सा रफ करते हैं। तो आपको पता चल गया अरबों ने शून्य का जो उपयोग था, ज्ञान था, यूरोप पहुंचाया। पहली बार जजिया भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। इसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, जिसने सफल आक्रमण किया था। अरबों का मुसलमानों का सफल आक्रमण किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का था। लेकिन पहली बार जो आक्रमण हुआ था वो उमर खलीफा के समय हुआ था। 636 ईस्वी में बंबई के थाने पर हुआ था। अब आगे देखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अरब आक्रमण के पहले भी भारत और अरबों के मध्य वाणिज्यिक संबंध था। मैंने आपको बताया था अरब लोग व्यापार वाणिज्य के सिलसिले में भारत के तटीय प्रदेश में आया करते थे। अब आगे तुर्कों का आक्रमण। अरब द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य तुर्कों ने पूरा किया। गजनवी वंश यानी कि यमनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाई। तो गजनी को अपनी वर्तमान राजधानी उस समय किसने बनाई थी, अल्पतगीन ने बनाई थी। अल्पतगीन का दामाद सुबुद्दुगीन था, जिसने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया और हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। अब आते हैं मोहम्मद गजनवी साहब। सुबुद्दुगीन की विजय से उत्साहित होकर मोहम्मद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना। देखिए उसने जब यहाँ से जो व्यापारी या जो कवि जाया करते थे, जो अरब देश से कवि यहाँ आया करते थे, लेखक आते थे, यहाँ की जानकारी, भारत की सभ्यता, भारत की संपत्ति का जो जाके बड़ा बड़ा बखान करते थे अरबों में। तो अरब के जो आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनवी, उसने सुना था कि भारत में बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो यहाँ वो कोई शासन करने नहीं आया, यहाँ से वो आता था, 17 बार आक्रमण, 17 बार लूटपाट किया और क्या किया, धन लेके चला जाता था। अब है महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतवी ने उसके आक्रमण का उल्लेख को जिहाद माना है। महमूद का सर्वाधिक आक्रमण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर का मंदिर, शिव मंदिर 1025 था। याद रखिएगा, पूछेगा किस सन में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, तो 1025 याद रखिएगा। उस समय वहां का शासक कौन था, भीम प्रथम। जब हम इससे पहले क्लास में भीम प्रथम के बारे में पढ़ रहे तो वही पास हम बताए थे, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। अब किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था, याद रखिएगा। पूछेगा महमूद गजनवी
अलबरूनी किसके समय या किसके साथ भारत आया था? तो वो आया था महमूद गजनवी के समय के साथ भारत आया था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे, उसका दरबारी कवि था। तो जो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। हाँ, उसने किस रचना किसकी उसकी रचना का क्या नाम था? शाहनामा था। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। अब आएंगे शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ही थे, जहां से आप देखेंगे ये भारत पर शासन करने के उद्देश्य से आने के बारे में आ रहे थे। इससे पहले महमूद गजनवी क्या करता था? केवल आक्रमण करता था और धन संपदा को लूट कर वापस अपने देश गजनवी चला जाता था। लेकिन मोहम्मद गोरी जब आएगा तो वहां वो भारत पर शासन करने के उद्देश्य से भी आ रहा था। 12वीं शताब्दी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था, क्योंकि उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के लोग को आज वर्तमान में देखने तो लड़ाकू होते हैं, वो काफी बलशाली होते हैं। महमूद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 में मुल्तान पर हुआ था। वर्तमान में मुल्तान पाकिस्तान में है। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात शासक भीम द्वितीय के हाथों पराजित हुआ। देखिए, एक भीम प्रथम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। संपत्ति को लूटा, यही पास तुम लोगों ने पढ़ा था ना। ये सोमनाथ मंदिर वाला लूट की, ये भीम प्रथम। हाँ, भीम प्रथम जो था वो महमूद गजनवी के शासनकाल पे था, जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ। फिर वहीं भीम द्वितीय को आप पढ़ेंगे तो वो कौन थे? वो महमूद गोरी के समय आक्रमण के दौरान जो है गुजरात के शासक थे। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। पहला युद्ध जो तराइन का हुआ था उसमें क्या हुआ था? वो हुआ था 1191 में। उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। लेकिन ठीक एक वर्ष बाद 1192 में गोरी पूरी तैयारी के साथ भारत आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने सिक्के पर एक और गुलाम खुदवाया, मतलब जो कलमा था वो खुदवाया, और दूसरी ओर आप देखेंगे लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई। यह प्रश्न आया है कि कौन से राजा ने या कौन से अगर अरब आक्रमणकारी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी? वह महमूद गोरी ने करवाई थी। महमूद गोरी ने भारतीय साम्राज्य का स्वामी, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। अब है दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंशों के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश देख लेते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात थे, यद्यपि वे एक वंश से नहीं थे। इसमें आप देखेंगे गुलाम में पहले आएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बाद रजिया बेगम आएगी। रजिया बेगम के बाद बलबन आएगा। तो ये जो है पूरा 1290 तक चलता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 के बीच देख लेते हैं। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी, बल्कि केवल मलिक व सिपा सलार की पदवी धारण की थी। ऐबक की उदारता के कारण से लाख बख्श कहा जाता था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखाई। तो कुतुब मीनार की जो नींव है वह किसने रखवाई थी? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। किसके लिए रखवाई थी? वह संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखवाई थी।
बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनारों के कुछ भागों की मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने कराया। तो कुतुब मीनार संबंधित कुछ व्यक्तियों को याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी हैं। बस ये 4 नाम याद रखिएगा। अब आ गया इल्तुतमिश आ गया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जल ग्रहण हो जाए। चलिए इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब शब्द आ जाए तो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद के साथ साथ उसका गुलाम भी था। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 ईस्वी में उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुंतरिस बिल्लाह से मान्यता प्राप्त हुई, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत में औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। पहले ऐसे नहीं कि कोई शासन आया और खड़ा हो गया, राजा खड़ा हो गया कि मैं सुल्तान। उसको अपने मुगल साम्राज्य जो मुगल साम्राज्य के जो खलीफा होते थे उनसे मान्यता लेनी पड़ती थी, जो अरब में बैठते थे। तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक के तौर पर इल्तुतमिश को जाना जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? वो लाहौर। पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। लेकिन दिल्ली को राजधानी किसने बनाई थी गुलाम वंश में? तो वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अब तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में इल्तुतमिश और यलदौजा के बीच हुई, जिसमें यलदौजा पराजित हुआ। देखिए इल्तुतमिश, यलदौजा, ऐसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौजा, कामबख्श, इस तरह के कई गुलाम हुआ करते थे। तो उस समय जो दिल्ली और लाहौर पे शासन करता था वो करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सिंहासन किसको सौंपा था? इल्तुतमिश को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक गुलाम और था यलदौजा, वो चाहता था कि दिल्ली का प्रशासन उसे मिल जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश और यलदौजा के बीच युद्ध हुआ, किसमें? तराइन की तीसरी लड़ाई में। इसमें तराइन की तीसरी लड़ाई कैसे आ जाएगी? लेकिन रुकिए मैं देख लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कोई वो नहीं है। हाँ यही लिखा हुआ, तराइन की तीसरी लड़ाई में इन लोगों के बीच युद्ध होता है, जिसमें आप देखेंगे 1215 में कौन जीत जाता है? इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी यानी 40 दासों नामक गठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग होते थे। यानी कि उसने अपने सभी विभागों में अपने सारे साम्राज्य को 40 विभागों में विभाजित कर दिया और 40 विभागों के लिए उसने 40 विश्वसनीय लोगों को हर एक विभाग का जो है बहुत ही विश्वसनीय लोगों को दिया, जिसे ही तुर्क ए चहलगामी कहा जाता है। अब है उसने इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया। प्रारंभ गोरी ने किया था। इक्ता मतलब होता था भूमि का टुकड़ा। भूमि के टुकड़े से तात्पर्य है, जब मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया था? वो दिल्ली लाहौर वाले क्षेत्र में अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। फिर बंगाल बिहार वाला क्षेत्र किसको दिया था? किसी और को दे दिया था। महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र किसी और को दे दिया था। तो ये क्या कहता है? एक जमीन का टुकड़ा दे दिया था। तो उसे ही इक्ता कहा जाता है। तो उस इक्ता व्यवस्था को दिल्ली मतलब कि इक्ता व्यवस्था का सुव्यवस्थित रूप आप देखेंगे तो किसने प्रारंभ करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी गुलाम वंश में? तो गोरी ने ही कर दी थी। बस तो बस आप इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था को संगठित कर दिया था। दोआब में आर्थिक लाभ होने के लिए इल्तुतमिश ने 2000 मुसलमानों को बसाया था। यानी कि दोआब की जो भूमि थी वो कैसे होती थी? बहुत उपजाऊ होती थी। वहां काफी ज्यादा अनाज आज भी उत्पादित होता था और आज से 1200 साल पहले भी उत्पादित होता था। तो यहाँ से आर्थिक लाभ ज्यादा मिलने के लिए इल्तुतमिश ने 2000 मुसलमानों को यहाँ बसाया था। अब शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने क्या किए थे? अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। वहीं मोहम्मद गोरी देखेंगे तो उसने क्या किया था? उसने इसमें लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी। दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। क्या करवाया था? दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। एक मिनट ये चीज में देख लूं, मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है।
न्याय का घंटा तो यार अकबर और जहांगीर के शासनकाल में आता है, यहाँ ऐसा क्यों लिखा? चलिए इसको देख लेंगे, कोई नहीं। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जो इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम रजिया था। रजिया ने 1236 से लेकर 1240 के बीच शासन किया था। तो इल्तुतमिश का जो बेटा था वह इतना योग्य नहीं था जो शासन पर बैठ सके। तो जो पुत्र को शासन में बैठाने की प्रथा को तोड़ते हुए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया, जो बहुत ही योग्य थी, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब आ गया रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 के बीच है। रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद में खड़ी होकर जनता से रुकनुद्दीन की विरुद्ध न्याय मांगा। किसके विरुद्ध? रुकनुद्दीन के विरुद्ध न्याय मांगा। कैसा वस्त्र पहनकर? लाल वस्त्र पहन के आई थी। याद रखिएगा, लाल वस्त्र। यूपीएससी के एक पेपर करीब 10-12 साल पहले के पेपर में देखें तो लाल वस्त्र के दर पे उसने सफेद वस्त्र लिख दिया था, जो कि गलत था। अब है कि आप देखेंगे अबिसिनियाई गुलाम याकूब को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। यानी कुल मिलाकर जो एक घोड़ों की देखभाल करने वाला एक गुलाम था जिसका नाम याकूब था। हाँ, उस समय उसे क्या कहते? अमीर ए आखुर, यानी कि वह मतलब कि पूरे जो घोड़े होते थे उनके के लिए जो अधिकारी नियुक्त होता था उसे कहते थे अमीर आखुर हो कहते थे। और जो अमीर आखुर था उसका नाम याकूब था। और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से विवाह किया था। जब वो कई जो संघर्षों में फंस गई थी तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। कैथल में रजिया की मृत्यु हो गई। किसमें, कहाँ मृत्यु हुई थी? कैथल में रजिया की मृत्यु हुई थी। अब आता है बहराम शाह, जो 1240 से 42 में आया। नायाब ए मामलिकात का पद पहली बार आया। यह पद पर इख्तियारुद्दीन एतग्रीन सर्वप्रथम बैठा। 1241 ईस्वी में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। तो मंगोलों का आक्रमण जिस समय पहली बार हुआ वह कौन सा सन था? 1241 था। किसके शासनकाल में? बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। अब आता है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो 1246 से 1265 तक था। बलबन की सहायता से नसरुद्दीन मोहम्मद ने गद्दी प्राप्त की। यह बलबन का दामाद था। उस समय बलबन नाइब ए मामलिकत के पद पर नियुक्त हुआ था। अब आता है बलबन 1206 से 1266, बहुत इंपॉर्टेंट 1266 से 1286, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 साल का टर्म काल होता है। यहाँ बहुत सारी शब्दावलियां आपको मिलेंगी जो आपको ध्यान रखनी। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इसका दास था, इल्तुतमिश का दास था। उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। तो इल्तुतमिश ने किस विजय के बाद बलबन को खरीदा था? तो ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। चहलगामी की समाप्ति की। जो इल्तुतमिश ने चहलगामी यानी कि 40 लोग का गठबंधन बनाया था, उसकी समाप्ति किसने की? बलबन ने की। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो राजा है वह दैवी शक्तियों से परिपूर्ण है, इसी का उसने प्रतिपादन किया। सुल्तान नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ये कहा। जो सुल्तान है यानी जो बलबन है वो क्या है? नियाबत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। यानी कि जो बलबन था वो स्वयं को क्या कहलाना पसंद करता? किस उपाधि से? जिल्ले इलाही उपाधि से पसंद करता था और इसी की उपाधि उन्होंने धारण की। दरबार में जियाद ए पाबोस यानी कदम चूमना जैसे ईरानी पद्धति को लागू किया था। यानी जो बलबन था जब वो अपने सिंहासन बैठता था, जितने लोग भी आते थे वो एक प्रथा को प्रारंभ करते थे। एक सिजदा करते थे यानी कि झुक के सलाम करना, और पाबोस यानी कि उसके जो कदम होते हैं उनको चूमना। तो याद रखिएगा दो चीज, सिजदा और पाबोस याद रखिएगा। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना सबसे पहले, उसके बाद पाबोस उसके कदम चूमना होता था। रक्त के सिद्धांत पर बल दिया। रक्त एवं लौह के सिद्धांत पर इसने बल दिया। यानी कि जब तक खून बहेगा तब तक जो राजा का पद है वह दृढ़ बना रहेगा। यानी रक्त और लौह की नीति को शुद्धता से प्रारंभ किया। बलबन अपने को ईरान के अफसा
अफरासियाब के वंश से जोड़ता था, यानी अफरासियाब वहाँ वंश था जो बहुत उच्च कोटि का वंश हुआ करता था, उससे बलबन ने स्वयं को जोड़ा। यानी स्वयं को ये कभी नहीं होने दिया कि अरे मैं तो एक गुलाम था, ये कभी नहीं जनता के बीच मतलब कि इस तरह की धारणा नहीं बनने दी। उसने बताया कि अरे मैं तो बहुत बड़े शासनकाल, ईरान का एक बहुत बड़ा राजघराना है अफरा अफरासियाब नाम से, वहां पास मैं था तो किसी ने मुझे चोरी कर लिया और मार्केट में बेच दिया तो मैं गुलाम बन गया, अदरवाइज मेरा जो वंश है, मेरा जो खून है और बहुत ही उच्च वर्ग से संबंधित है। तो इस तरह उसने इस चीज की स्थापना की। बलबन स्वयं बंगाल का अभियान किया जो प्रथम और आखिरी अभियान था। तो उसने क्या किया था, बलबन का अभियान किया, तो उस बलबन ने बंगाल का अभियान किया था। अब एक मिनट रुकिएगा। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। वर्तमान में जो स्पाई वाले होते हैं ना, रॉ एजेंट, ये सब, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना, गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? बलबन ने करवाई थी। किसकी? उसको अपने लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों से भी खतरा रहता था। अब आएगा बलबन के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्क अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जाति तानाशाही खत्म हो गई थी। यानी जो खिलजी वंश था वह भारत के ऐसे वर्ग से था जो बहुत ही निम्न वर्ग था। यानी खिलजी वंश भारत की ही उपज थी, भारत के ही लोग थे जो बाद में कहते हैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, तो वो खिलजी हो गए थे। लेकिन उसमें उस वक्त हुआ क्या करते थे, जो राजघराना था वो तुर्क के अमीरों से भरा हुआ था, यानी अरब के जो अमीर उनसे भरा हुआ था। जो तुर्क के अमीर हुआ करते थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लगाते थे, और खिलजियों को वो एक निम्न और एकदम घटिया किस्म के इंसान मानते थे। तो जब खिलजी वंश की स्थापना हुई थी तो उसने जो जाति तानाशाही थी तुर्कों की, कि वो स्वयं को बहुत ही अमीर और बहुत ही देवताओं का शरण वाले मानते थे, वो खत्म कर दिया। हाँ, और इससे क्या क्या हुआ, इससे जो जाति तानाशाही साम्राज्य में थी वो खत्म हो गई। अब आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 96 की जाता है। किलो खारी की को अपनी राजधानी बनाया। मंगोल युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में बस गया और मंगोलपुरी नामक नगर बसाया। इसे नवीन मुसलमान कहा गया है। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक था। लगभग 20 साल इसका भी शासनकाल है, आप देख सकते हैं। अब है अपने राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक की पत्नी कमला रानी को पकड़ के अलाउद्दीन ने मलिका ए जहां बना दिया, यानी उसे शादी कर ली। और गुजरात में ही उसने मलिक काफूर नामक किन्नर को खरीदा, जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति कहलाया। तो मलिक काफूर को 10 दिनारी भी कहा जाता है। उसको कहाँ से खरीदा था मलिक काफूर को? वो गुजरात से खरीदा था। 1310 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हमीर देव को पराजित किया। अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने बताया है यहाँ पर जौहर प्रथा, रणथंबोर वाला जो है ना, वो वही है। 1303 में चित्तौड़ में जो आप देखे थे पद्मावत मूवी बनी थी, तो वो चित्तौड़ पे ही बनी हुई थी, जो 1303 में आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, जो ये आप आक्रमण के क्रम देख रहे हैं ना, ये आपको यूपी पीसीएस, यूपीएससी और आरओआर सभी पेपर में पूछेगा। ये क्रम बता दीजिए, अलाउद्दीन का क्रम बता लीजिए। सबसे पहले उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जहां जहां से उसने मलिक कफूर खरीदा। फिर उसने रणथंबोर अभियान किया 1301 में। हाँ, यहाँ के शासक उससे क्या किया, यहाँ के जो वो थे शासक थे हमीर देव, उनको पराजित किया। फिर आप देखेंगे कि चित्तौड़ विजय आती है, जहां पद्मावत वाली कहानी आती है। पद्मावत वाली कहानी तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ का शासक खिज्र खां को सौंप कर उसका नाम खिज्रबाद कर दिया था। अब याद रखिएगा कि देखिए, जो मूवी में आप लोग देखें तो उसमें जो दीपिका पादुकोण है वो जौहर प्रथा करती है, ठीक है। लेकिन आप ये बात को ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने जौहर प्रथा का उल्लेख कब किया है? रणथंबोर विजय के बाद किया है, ना कि चित्तौड़ विजय के बाद किया है। अब है
अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। उसने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य राज्य के विरुद्ध अपना अभियान किया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र सेन को मलिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। याद करिएगा, मतलब कि ध्यान रखिएगा कि वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव, हाँ, को मलिक काफूर ने परास्त किया था। कौन जीता था इस युद्ध में? मलिक काफूर जीता था। मलिक काफूर किसको हराया था? प्रताप रुद्र देव को हराया था। प्रताप रुद्र देव कौन था? वो वारंगल का शासक था। जब मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को हराया तो उससे क्या प्राप्त किया? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। क्योंकि वर्तमान में अभी देखेंगे कि 1 साल पहले की ये घटना, मतलब 1 साल की ही घटना है, जब ब्रिटेन की रानी मर गई थी तो उनके जो सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसको लेकर चर्चा का विषय बन गया था। तो हो सकता है ये पूछ ले कि मलिक काफूर ने किस विजय के उपरांत कहते कोहिनूर हीरा प्राप्त किया? तो वारंगल विजय के उपरांत प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। वह क्या करना? वह पूरे भारत को जीतना चाहता था। वैसे सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। तो दिल्ली पर सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। लेकिन जो पूरे भारत में जब आप देखेंगे जो मंगोल का आक्रमण हुआ था, वह आप देखेंगे कि वह शासक था, वो क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, हाँ, उसका नाम आप देखेंगे कि बहराम शाह था। वो 1240 से 22 के बीच बहराम शाह के समय यानी 1241 में आप देखेंगे तो दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन के समय हुआ था। और ये जब बहराम शाह के बाद लगातार आक्रमण हो ही रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 में सीरी में एक किला बनवाया था। वो किला क्या कहता था? वो मंगोलों को उस तरफ ही रोका रहता था। एक बार एक प्रश्न आया था, आपको ध्यान होगा, उसमें पूछा था, देखिए जो बलबन था वो डिफेंस मोड में मंगोलों से लड़ता था, हाँ, वह बचाव कर करके मंगोलों से लड़ता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, जब आप खिलजी वाली मूवी देखेंगे, हाँ, तो उसमें भी ये दिखाया है, तो वो बचाव के मूड में नहीं आता था अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से, वह बल्कि मंगोलों को दौड़ा के मारने पे विश्वास करता था। यानी वो डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होकर लड़ना पसंद करता था। वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था लड़ाई करते वक्त, और मंगोलों से बचना, उनसे डट के लड़ता था और उन्हें अंदर तक खदेड़ के मारता था। तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मूड नहीं धारण किया था, बल्कि जो डिफेंस वाले मूड में रहता था, वो खिलजी, वो जो बलबन था वो रहता था। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसको रख कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जवाबती कानून यानी धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया था। कैसा कानून बनाया था? धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया था। खलीफा से नाम मात्र का संबंध बनाया था, क्योंकि ये निम्न वर्ग के हुआ करते थे। खलीफा जो हुआ करते थे वो तुर्क के हुआ करते थे। वो हमेशा किसको? जो अपनी जाति के लोग, जो उच्च वर्ग होते थे, उनको राज्य सौंपते थे, उनको बहुत मानते थे। इसलिए वो उच्च वर्ग को खलीफा लोग ज्यादा प्रतिनिधित्व सौंपते थे, या उनकी ज्यादा गुणगान करते थे, या उनको जल्दी ही पद देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कैसा था? वो भारत के निम्न वर्ग से संबंधित था, तो उसने खलीफा जैसे लोगों को माना ही नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है भू राजस्व व्यवस्था, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी पी लूंगा। चलिए भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं एक बार क्या था। खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसके बाद देखेंगे कि सैन्य सुधार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अब खिलजी वंश का देखेंगे भू राजस्व सुधार क्या था। राज्य की आय में वृद्धि करना, पहला उद्देश्य क्या था कि राज्य की आय में वृद्धि करना। हाँ, फिर धन के संकेंद्रण को रोकना, मध्यस्थों का अंत करना, यानी जब मध्यस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? धन का ज्यादा से ज्यादा बचाव होगा। उससे क्या होगा? जब धन का बचाव होगा तो एक विशाल सेना हम तैयार कर सकेंगे। साथ ही साथ इसने क्या किया था? भूमि मापन की पद्धति को बर्नी ने मसाहत कहा है।
तो बर्नी ने भूमापन की जो पद्धति उसे मसाहत कहा है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। तो अलाउद्दीन कौन सा पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई। फिर है भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% लेता। तो मैंने अभी बताया था कि हम लोग चोल में 1/3 था, लेकिन अगर ये अलाउद्दीन खिलजी में आएंगे तो ये पूरा 50% हो जाता है। तो चोल वंश में क्या था कि वहां कदम से गिना जाता था, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भूमि की पैमाइश हो रही है। मध्यस्थों यानी खुद मुकदमा और चौधरी का अंत करा दिया। ये सब क्या होते थे, जो मध्यस्थ होते थे इनका अंत कराया। अलाउद्दीन ने घरई कर और चराई कर लगाया। घरई कर मतलब जो घर पे कर लगता है हाउस टैक्स। चराई कर वो होता है जो लोग पशुओं को चराते थे मैदानों पे, तो उस पर कर लगता था, उसे चराई कहा जाता था। तो घरई और चराई पता चल गया। घरई मतलब इन जो हाउस टैक्स होता है। अलाउद्दीन ने खम यानी लूट के माल में राज्य का अंश 4/5 तथा सैनिकों को 1/5 निर्धारित किया, जो पूर्व में क्रमशः 1/5 भाग और 4/5 भाग था। यानी कि जब अलाउद्दीन के शासन से पहले क्या होता था, जब कहीं पास युद्ध होता था तो लूटपाट होती थी। तो लूटपाट के बाद जो भी पैसा या जो भी राजस्व मिलता था उसका 4/5 क्या होता था, वो सैनिकों को दे दिया जाता था, और 1/5 क्या हुआ जाता था, वो राज्य के अंश में आ जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो उसका उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा लूट का जो भी माल होगा वो राजस्व का अंश जो उसमें होगा वो 4/5 होगा, तो वहीं सैनिकों को सिर्फ 1/5वां भाग मिलेगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वह जो है अपना राजकोष जो है वह भरना चाहता था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी सेना रखी हुई थी। तो उस सेना को तो तब की तनख्वाह देना, उनके खान पीन का, ये सब का पूरा रख रखाव के लिए उसको अधिक पैसे की जरूरत थी। इसीलिए अलाउद्दीन जब कहीं मारपीट करता या युद्ध करता था तो वहां से जो राजस्व मिलता था उसका 4/5 भाग क्या करता था, अपने राजस्व यानी कि राज्य के राजस्व में रख लेता था, और उसका जो 1/5 भाग हुआ करता था वो सैनिकों में बांट देता था। क्योंकि उसको कैसा है, क्योंकि मंगोल के आक्रमण होते थे। मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए उसने, मैंने बताया कि वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मूड पे रहता था। उसने एक बहुत बड़ी सेना वहां रखी थी, तो उस सेना का खर्च चलाने के लिए उसने ऐसे कदम उठाए थे। अब है बाजार नियंत्रण नीति के बारे में देख लेते हैं। सैनिक आवश्यकताओं से परिचालित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाया, ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं की आवश्यकताएं प्राप्त हो सके। मतलब कि वही जो आज हम वर्तमान में कैंटीन देखते हैं ना, कैंटीन में वहां क्या होता है, टैक्स हटा देते हैं तो सैनिक अच्छे से अच्छे खरीद सकते हैं। वैसे वही चीज यहाँ भी समझ लीजिए कि उसने सैनिकों के लिए ऐसे किया, क्योंकि इतने बड़े सैनिकों को खाना कहाँ से दे पाएगा। बर्नी के वितरण में हमें अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की व्यापक जानकारी मिलती। तो उसकी जो बाजार नीति कहाँ से मिलती है, वो अलाउद्दीन जो बर्नी है उसके लेख में मिलती है। तो बर्नी याद रखिएगा। दीवाने रिसालत विभाग की स्थापना की, जिस पर मलिक याकूब को नियुक्त किया। मलिक याकूब किस पर नियुक्त किया, दीवान ए रिसालत पर नियुक्त किया। अब देखेंगे हम सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी के। स्थायी सेना का गठन किया, नगद वेतन दिया, और दाग और हुलिया प्रणाली की स्थापना की। किसकी, हाँ, दाग और हुलिया, यानी कि घोड़ों में दाग लगाया जाता था, एक नंबर डाला जाता जिससे घोड़ों बदले न जा सके, और सैनिकों जो होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था। तो इसे ही इस पद्धति को किसने लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। अब है मुबारक खिलजी, पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मतलब कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक आया वो मुबारक खिलजी, उसने क्या हुआ, वो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। कह दिया कि तुर्क के खलीफे से कोई हमें मतलब ही नहीं, मैं खुद ही खलीफा हो गया हूँ। इसका एक मंत्री नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जो हिंदू से मुस्लिम बना हुआ था। इसके समय एक इसका जो मंत्री था जिसका नाम नसरुद्दीन खुसरो था, उसने क्या किया था, वह पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम बन गया था। अब है मुबारक खिलजी की हत्या उसके मंत्री नसरुद्दीन खुसरो शाह ने की और गद्दी पर बैठ गया। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर से सेनापति की उपाधि ली। किससे ली, पैगंबर से सेनापति की उपाधि ली। अब स्टार्टिंग होता है, तुगलक वंश प्रारंभ हो रहा है। लेकिन थोड़ा पानी पी लूं। चलिए देखते हैं तुगलक वंश।
गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 देखते हैं। अमीर खुसरो ने तुगलकानामा की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो से तुगलकानामा की जानकारी मिलती है। इसी के अंतर्गत जो तुगलक वंश में सुधार हुआ उसको देखते हैं। खुद मुकद्दम चौधरी को कर मुक्त कर दिया। क्या ये जो बिचौलिए हुआ करते थे, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। इनको क्या कर दिया था? इनको क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के अनुसार राज्य की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की जानी चाहिए, इससे हासिल कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/11 से 1/10% से ज्यादा वृद्धि नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसने एक मतलब कि लाइन खींच दी कि इससे ज्यादा हम इक्ता से पैसे नहीं लेंगे। नहरों से सिंचाई प्रारंभ कराना वाला प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों से सिंचाई प्रारंभ कराई थी। प्रथम सुल्तान जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने नहर खुदवाया, फिर साथ डाक व्यवस्था प्रारंभ की, फिर जो कहते हैं उसने राजस्व जो इक्ता से आता था उसको इस पे एक बॉर्डर लाइन खींच दी थी। अब आ रहा है बंगाल विजय 1324 के उपलक्ष्य में इसके स्वागत के लिए जौना खान ने अफगानपुर गांव में अहमद एयाज के नेतृत्व में एक लड़की का मकान बनवाया जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक मर गया। वो जो था एक चाल थी, गयासुद्दीन तुगलक को मारने की एक चाल थी। उसने क्या एक लकड़ी के घर बनवाया था जिसमें क्या हुआ था, वो खुद ही लकड़ी टूट जाती है तो टूटती का तोड़वा दिया जाता है और उसको वहीं दब के मरवा दिया जाता है। ये खुद एक चाल हुआ करती थी गयासुद्दीन तुगलक के मरने का। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1325 से 1351। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। तो जौना का पहले नाम क्या था इसका? जौना खां था। तो जब ये राजा बना तब इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। याद रखिएगा, जौना खां किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। अब इसकी विभिन्न परियोजनाएं देख लेते हैं। दोआब में कर वृद्धि 1325 से 27 के बीच। भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% निश्चित कर दिया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सूखे पड़ने के बावजूद अधिकारियों ने कड़ाई से कर वसूली किया, जिसकी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि वहां पास सूखा पड़ा हुआ है और जो हमारे अधिकारी है तब भी राजस्व वसूल रहे, तो उसको मना कर देता है। इसकी परियोजना कैसी थी? असफल ही होती थी, क्योंकि कहते नहीं है हर चीज समय पर अच्छा लगता है, तो ये चीज की परियोजना सही नहीं थी। इसी समय कृषि विभाग दीवान एक कोही की स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीर एक कोही था। अब कोही कैसे याद करें? का से कृषि, का से कोही याद कर लीजिएगा। अब है दीवानों की सहायता दी, ऋण बंटवाए, जिससे शोंधर या तकावी कहा गया। जो किसानों को ऋण दिया गया उसे तकावी कहा गया। अब है कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर तैयार कराया गया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो कृषि भूमि में आकलन के लिए कहाँ पास कितनी भूमि, कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ नहीं है, इसके लिए एक रजिस्टर तैयार कराया। तो यह रजिस्टर तैयार कराने वाला पहला सुल्तान था। अब है इसने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। यह प्रश्न आ चुका है कि अकाल संहिता किसने तैयार करवाई थी? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयार करवाई थी। अब इसने क्या किया था? राजधानी भी परिवर्तित किया था। राजधानी परिवर्तित किया 1326-27 के राजधानी देवगिरी दौलताबाद को बनाया। कारण प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि वहां पास क्या होता था, तुर्कों का बहुत ज्यादा इसके शासनकाल में हस्तक्षेप होता था, तो वो राजधानी में ज्यादा हस्तक्षेप ना हो इसलिए उसने दिल्ली से राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी थी। अब इसने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया 1329 से 30 के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्के की कमी को देखते हुए क्या किया? सांकेतिक मुद्रा तांबा या कांसा जारी किया, लेकिन इसकी नकल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब इसने जो मुद्राएं बनवाई थी तो उससे क्या होने लगा? तो वो तांबे और कांसे की हुआ करती थी, तो लोग घर घर में मुद्रा बनाने लगे, जिससे क्या हुआ? एक प्रकार का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया। तो इसीलिए उसकी ये योजना जो है बेकार मानी जाती है। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी थी और इसके शासनकाल में चांदी के सिक्के चलते थे, उसको देखते हुए क्या करता बेचारा,
जो सोचा तो सही था लेकिन काम गलत हो गया। अब है मोहम्मद बिन तुगलक होली त्योहार में भाग लेने वाला प्रथम मुसलमान था। वो होली के त्योहार को बहुत मजे से मनाता था। अभी होली बीती है, आप जान रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला मुसलमान था जिसने होली प्रथा को बहुत ही होली त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाया था। जैन संत जिन जैन संत जिन प्रभासूरी से उसका घनिष्ठ संबंध था। उसने जैन संत जम्बूजी को भूमि अनुदान प्रदान किया। अब उसके बाद आता है हमारा फिरोज तुगलक आता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही भाई था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक को पूछ लेगा। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। राज्यों की नीतियों में शरीयत के अनुसार लागू किया। कैसे? एक मुसलमान कानूनी प्रथा होती है, उसे शरीयत कहते हैं, उसके अनुसार उसने लागू कराया। अब है स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने की मनाही कर दी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि स्त्री जो है वो संतों के मजार पर नहीं जाएंगे। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया, क्योंकि मोहम्मद तुगलक के समय बहुत ज्यादा जो ऊपर के लोग थे, जो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, वह बहुत ही गुस्सा आ गए थे। तो उसने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाकर उनको खुश कर दिया था। अब है पदों को वंशानुगत बना दिया। सैनिक और सैनिक दोनों पदों को वंशानुगत बनाया। राजकीय भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला इससे। कृषकों को सभी तकावी ऋण को माफ कर दिया। मतलब कि जो तकावी ऋण था उससे क्या हुआ? वो ऋण को माफ कर दिया। तो जो तकावी क्या था? जो भू राजस्व पे लगने वाला कर था, तो उसको माफ कर दिया। फिर भू राजस्व 1/5 से 1/3 कर दिया। तो पहले बहुत ही हैवी मात्रा में वसूलते थे, उसको कम कर दिया। अब है फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया, जिसे हक ए शर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हक ए शर्ब कहते हैं। अब है सिंचाई कर को क्या कहा जाता था उस समय? हक ए शर्ब कहा जाता था। अब है फिरोज शाह तुगलक ने व्यापारिक स्तर पर नहरों का निर्माण कराया। कैसे? व्यापार के लिए उसने नहरों का निर्माण कराया, जिससे ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके और हम जो चराई कर है और घरई कर उसको वसूल सके। अब है बंगाल अभियान के लौटते हुए जौनपुर नगर की स्थापना जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाई थी। देखिए, जो जौनपुर है वह इस समय बहुत ही शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अब चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही शिक्षित था, उसी के भाई फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने एक शहर बसाया जिसका नाम तो जौनपुर था। और जौनपुर का नाम किस बेस पे रखा गया? जौनापुर नाम से रखा गया। अब है उड़ीसा अभियान कर जगन्नाथ मंदिर को लूटा। उसने क्या किया? जगन्नाथ मंदिर को भी लूटा। उसके बाद देखेंगे आप 1361 में नगरकोट का अभियान कर ज्वालामुखी मंदिर को लूट कर 300 संस्कृत ग्रंथों से वहां को लाया, जिसकी फारसी में दलाइल फिरोजशाही के नाम से अनुवाद कराया। अनुवाद करता थे अजीजुमुद्दीन अलाउद्दीन खालदी थे। चिकित्सा के लिए दाल उल सफल विभाग की स्थापना करवाई। गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। अब है फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। फिरोजपुर, हिसार, फिरोज व जौनपुर नगरों का निर्माण कराया। अब है नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके समय तैमूर लंका आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। अब जो आ रहा है सैयद वंश आ रहा है। सैयद वंश को हम खत्म करेंगे। सैयद वंश को खत्म करने के बाद हम जो है लोधी वंश पे जाएंगे। लोधी वंश को समाप्त करने के बाद हम जो एंट्री करेंगे वो विभिन्न और राज्य हैं, बहमनी राज है, ये सबको देखेंगे। तो सोच रहा हूँ मैं सैयद वंश पे इसको रोक दूं। अब अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।